आपने पापा के साथ काम किया, आपने 2 कल्चर देखे, तो आपको कौन सा कल्चर अच्छा लगता है? पापा से कभी कुट पाई है? पापा ਤਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, अच्छा ਮੰਮਾ ਵੀ मम्मा नहीं कुटती? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਈਵ ਓਨਲੀ ਬੀਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਵਨ ਕਲਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सिंधा से पूछना है कि पापा के साथ काम करके कितना मजा आया, क्योंकि वो एक एक्टर, एक सुपरस्टार है और आपके पापा भी हैं, तो डिफरेंस दिखा कुछ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ अच्छी इन्वायरमेंट थी। सो बहुत मजा आया। गिपी सर, आपसे सवाल था सर, जिस तरीके से अब थोड़ा सा जनरेशन गैप भी दिख रहा है चीज़ों को लेकर, तो क्या इस पे भी ये मूवी केंद्रित करती है किस तरीके से जो यहाँ के कल्चर और जो बाहर के कल्चर है उसमें किस तरीके के डिफरेंसेस दिखाए गए हैं? और जैसे कि आपने अपनी बात में कहा कि पेरेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे, तो पेरेंट्स और बच्चे क्या क्या इस मूवी में सीखने वाले हैं उसी एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया कि देखो कोई भी पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग यहाँ पे इतने बैठे हो तो मुझे आई एम डैम श्योर, कोई माने या ना माने, बहुत से लोगों ने बचपन में बहुत मार खाई होगी अपने माँ बाप से। अब अगर आप सोचो तो उन्होंने जो आपको खाई है ना, तो एक्चुअली तो आपके पेरेंट्स जब आपको मारते थे वो आपका तो भला ही सोचते थे ना। वो चाहते थे कि यार ये बच्चा गलत ना हो जाए, ये बच्चा ये ना करे, ये बच्चा वो ना करे, मतलब पेरेंट्स वही सोचते हैं। तो इस फिल्म में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इस फिल्म में जैसे एक मेरा छोटा सा एंगल है कि मेरे जो फादर है वो मुझे एक बार मारते हैं, तो मारने के बाद मैं उनके स्कूटर की लाइट तोड़ देता हूँ, तो उसके चक्कर में वो मुझे मारते हैं। तो वो इसको बता रहे हैं, कहते जब मैंने तेरे बाप को मारा ना, कहते उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बैठ के सोचा कि क्या स्कूटर की लाइट इंपॉर्टेंट थी या मेरा बच्चा जिसको मैंने मारा। तो वो कहता कि शायद मैं उसको प्यार से समझाता तो शायद वो तब भी समझ जाता, लेकिन मैंने इंस्टेंट रिएक्ट किया, उसको मार दिया। कहता वो ये कहता है कि फिर आपने सॉरी बोली? कहता नहीं, कहता मैंने सॉरी नहीं बोली, कहता फिर मैं ना उसके लिए एक साइकिल लेके आया, तो जिससे वो खुश हो गया। सो अक्सर तौर पे हमारे बचपन में ऐसे होता था, कई बार हमें बहुत पीट देते थे, बाद में कुछ ना कोई चीज़ मिल जाती थी, कुछ ऐसे होता था। ये नॉर्मल बातें हैं घर की, बट घर की छोटी छोटी बातों में मैं हमेशा सोचता हूँ कि धीरे धीरे जब बाप बेटे बड़े होते हैं, अक्सर तौर पे हम देखते हैं कि जब बेटा 18-20 साल का हो जाता है तो वो अपने बाप को हक करनी कम कर देता है। जब फिर गलती बाप बेटे की, बहुत सी चीज़ें ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी में जो होती है, वो सब एलिमेंट्स हमने इसमें दिखाए हैं। बट इट्स जैसे मैंने बताया कि सोशल कॉमेडी है, हमने हंसाया भी बहुत है इस फिल्म में। हंसाने वाली फिल्म है, आपको खूब हंसाएगी। बट साथ में ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने शुरू से लेकर एंड तक टच किए हैं कि कहानी क्या है, जिसमें इमोशन भी है, आपको अच्छी लगेगी। हेलो, मैं जानना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग जैसे सब्जेक्ट को फिल्म में आपने लिया है, तो क्या विचार था मन में कि इस सब्जेक्ट को लेकर कि इस पे फिल्म बननी चाहिए? एक्चुअली क्या है कि पंजाबी में जो फिल्में नॉर्मली बनती हैं, ज़्यादा फिल्में हम कॉमेडी बनाते हैं, तो कॉमेडी का बिजनेस ज़्यादा है। ऐसे नहीं है, ऐसे सोशल भी बनाते हैं, एक्शन भी बनाते हैं, बट वो कम बनती थी। मुझे था कि यार एक आध कोई कॉमेडी जैसे लोग ज़्यादा लाइक करते हैं कि कॉमेडी में जैसे कोई सोशल कॉमेडी मिल जाए, जैसे 3 इडियट है एग्जाम्पल में। तो अब 3 इडियट में हम बहुत हंसे और उसमें बहुत से अच्छे मैसेज छिपे हुए थे उस फिल्म में, है ना। तो मुझे था कि यार काश कोई वैसा सिनेमा, कोई वैसा अगर सब्जेक्ट मिल जाए। तो लकीली ये एक सब्जेक्ट जो हमारे राइटर हैं नरेश कटूरिया जी, उन्होंने एक सब्जेक्ट क्रैक किया था, तो डायरेक्ट हमारे जो छाबड़ा साहब हैं उनको सुनाया और वो मेरे पास लेके आए। एक्चुअली वो फिल्म लेके ही मेरे पास ऐसे आए थे कि आपके लिए और शिंदा के लिए हमने एक फिल्म लिखी है। मैंने सुना है, बट 1 साल हमें वेट करनी पड़ी इसके चक्कर में, क्योंकि इसके गेम्स का कुछ चल रहा था। तो पहली छुट्टियां 2 थी जो उसमें ब्लॉक थी, तो फिर नेक्स्ट ईयर की जो छुट्टियां थी उसमें जाके वो फिल्म शूट कर पाए हम। बट फाइनली फिल्म आ रही है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और फिल्म बनी बहुत अच्छी है, जो मुझे लगता है कि मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म में होने वाली फिल्म है। हिमांशु दिस साइड। सो लीड एक्टर में जैसे कि हम हिना खान को देख पा रहे हैं, तो पहली उनकी पंजाबी फिल्म है ये, और टीवी की बहुत लोकप्रिय एक्टर वो रह चुकी हैं और अभी भी हैं। तो इनके साथ प्रोजेक्ट साइन करने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि अभी तक हमने सरगुन मेहता को आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में देखा है। और सेकंड सर,
क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने पंजाबी सिनेमा चुना है, तो फंबल भी बहुत हुए होंगे, क्योंकि आई थिंक जितना मुझे पता पंजाबी इन्हें थोड़ी सी कम आती है। तो कोई सेट की ऐसी मस्ती जो फंबल में निकली हो, आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको बताऊं क्योंकि मैं हिना जी को पहले कभी मिला नहीं था, तो जब हम कास्ट कर रहे थे तो हमारे मन में था कि क्योंकि ये कहानी, जैसे मैंने बताया कि हमारा 12 साल का बच्चा है, तो कई लड़कियों को ये भी होता है कि यार मैंने माँ का रोल नहीं करना, मैंने अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमें था कि यार कोई नया चेहरा ढूंढना है इस फिल्म के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं, मैं सरगुन जी के साथ, सोनम के साथ, मैं जितनी पंजाबी एक्ट्रेस हैं सबके साथ मैं रेगुलर फिल्में करता हूँ, तो मुझे था कि यार कोई नया चेहरा लेके आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने रिकमेंड किया है ना जी को, तो हमें सबको लगा कि ठीक है। मैंने कहा कि आप कहानी सुनाइए इनको, तो कहानी सुनाई, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन ही हम सीन कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट सीन था और बड़ा सीन था, तो जिसमें काफ़ी पंजाबी की लाइनें थी, है ना। तो मैं जब आया सेट पे, तो मैं मिला तो फर्स्ट टाइम हिना जी को, तो हेलो है हुई, एंड कहते कि करें सीन का, वो कहते कि हाँ सर ये है। तो हमने एक छोटी सी ऐसे रिहर्सल की, तो उन्होंने भी रिहर्सल की तरह किया, मैंने भी रिहर्सल की तरह किया, और जब टेक आया तो एक्चुअली वो सीन हिना जी का ही था बेसिकली। तो उसमें 7-8 लाइनें प्रॉपर एग्रेशन में, इमोशन में थी। तो उन्होंने इतनी अच्छी पंजाबी में ऐसे बोला, मैं शॉक्ड हो गया। मैं क्या इतनी बढ़िया पंजाबी कि मैं होती है ना, है ना। मैंने पूछा उसके बाद इमीडिएटली, एंड शी सेड कि मैंने सर को बोल दिया था कि मुझे सीन्स दे दिए। तो कहती फिर मैंने इनको बोला था कि मुझे बोल के भेज दीजिए। तो कहती मैंने वो याद करके प्रॉपर किया। तो उनकी खासियत क्या थी, मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसे काम किया है जिनको ये बहुत, मतलब इतनी रिहर्सल करती हैं अपने सीन के लिए, इतना टाइम यूटिलाइज करती है कि यार कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आप उनकी डबिंग नहीं भी करवाते, किसी और की करवाते हो, फिर भी अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो ना वो लिप मूवमेंट राइट नहीं आती। वो हम कह देते हैं कि यार ऐसे ही हो जाएगा कि बाद में कोई भी कर देगा, नहीं ऐसे नहीं होता। तो वो इमोशन पकड़ना, वो फील पकड़ना, कई बार सामने वाले का ही इम्पैक्ट नहीं बनता कि यार वो लैंग्वेज उल्ट हो जाती है। तो वो बहुत सही बोला उन्होंने, और मुझे लगता है कि जो उनको प्यार करते हैं, उनके फैंस हैं, उनको ये फिल्म देख के कि वो एक अच्छे सिनेमे का पार्ट बनी है और अच्छी फिल्म है और उनका अच्छा रोल है। क्या है कि प्रोनाउंसिएशन तो फिर भी जो एक्ट कर रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत राइट चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो फील नहीं आता। जो डब भी हम करते हैं, कई एक आध फिल्म में हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके डायलॉग बोल दिए, बट वो जब डब करवा रहे थे तो डब में भी वो फिर हमें वैसे ही एक्सेंट पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगर नहीं पकड़ते थे तो वो लिप मूवमेंट के हिसाब से डबिंग आउट जा रही थी, तो वो फील नहीं आता था। क्योंकि डबिंग हम क्यों करवा लेते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो आज की डेट में जो डब करते हैं वो डबर बहुत ज़्यादा 90% मैच कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या होता है कि कई बार जब हम सेम बंदे की लैंग्वेज रखते हैं ना, तो उनका अगर वो पंजाबी एक्सेंट पकड़ के भी आते हैं ना, तो जो टिपिकल देसी पंजाबी है, उनको इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, पाजी प्रॉब्लम वो अक्षय पाजी ने प्रोड्यूस करी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें अक्षय पाजी ने रोल भी किया था, उसमें 3-4 सीन्स थे अक्षय पाजी के भी। तो अक्षय पाजी ने खुद ही डब किया था। अब वो पंजाबी बोलते हैं, ठीक पंजाबी बोलते हैं, बट वो बॉम्बे रहते हैं, मतलब दिल्ली बॉम्बे, तो वो थोड़ी सॉफ्ट पंजाबी बोलते हैं। अब मेरा क्या है कि हम कैरी ऑन जट्टा वाले हैं तो हम बहुत ही हार्डकोर है ना। तो मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अक्षय भाई के साथ सीन शुरू किया, क्या है, मैंने क्या हुआ भाई, कहते ये कौन सी पंजाबी बोल रहा है तू। मैं कहा भाई स्पीड ज्यादा है, क्योंकि हम कैरी ऑन जट्टा का जो पैटर्न है वो तेज है बहुत, है ना। तो वो पाजी की प्रॉब्लम समीप कंग जी की फिल्म थी, वो उसी पैटर्न पे थी। तो मैं कहा भाई ऐसे, तो वो सीन इतने अच्छे थे। जब वो सीन सिनेमा में आए ना जनरली, तो वो सिनेमा में सीन का उतना इम्पैक्ट नहीं आया। उसका रीजन क्या था कि अक्षय पाजी ने हमें कैच करके तो बोला, बट हमारा वोकल बहुत रॉ एंड वैसा है। तो उनका पैटर्न, अगर मैं अभी हिंदी में अक्षय पाजी के साथ वो चीज करूंगा ना, तो मैं अक्षय पाजी को मैच नहीं कर पाऊंगा जल्दी, है ना। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या मुझे टाइम मिले या कुछ है। तो वो पाजी ने एक ही दिन में फटाफट किए थे, तो वो चीज का फर्क रहता है मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे होता है कि जो ऑडियंस हार्डकोर फिल्म की है उसको 100% मिलना चाहिए। One more question. अच्छा इधर सर जी, One more question. It is related to the teaser we just saw. You have worked with both the legends of hip hop industry, Badshah and Honey Singh, Desi beat, अंग्रेजी beat. So आपको क्या लगता है, एक डिबेट हिप हॉप कम्युनिटी में हमेशा से रहती है कि बादशाह लेजेंड है,
हनी सिंह कहते हैं कि वो लेजेंड है, तो आपको क्या लगता है हु इज द रियल किंग ऑफ हिप मुझे तो मैं ही लगता हूँ। हॉप? अगर बादशाह और हनी सिंह में से चुनना हो एक, मैं क्यों मानूं भाई? देखिए दोनों मेरे भाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक माई, बोथ आर माई यंगर ब्रदर। तो हनी के करियर का भी बहुत बड़ा गाना, मतलब सबसे बड़ा गाना मेरे साथ ही है, अंग्रेजी बीट है ना। तो बादशाह का भी मैंने बहुत बड़ा गाना दिया ऑस्कर, ठीक है। और होपफुली ये गाना बहुत बड़ा हो जिसको, है ना। तो मुझे भी बहुत उम्मीद है इस गाने से, उनको भी बहुत उम्मीद है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है कि जो डिबेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पंजाबी में बोले तो ऐसे आपको पंप देने वाले बहुत बंदे होते हैं, चक दे वो है ना। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत ऊपर से ऊपर लोग हैं, टैलेंट का कोई अंत नहीं है। कोई दिख गया आपको, कोई नहीं दिखा। कभी ऐसा हुआ है कि इसका तोड़ नहीं है, सब चीज़ों का तोड़ है, सब बड़े से बड़े हैं। हाँ, बादशाह जो है वो बादशाह ही है, जो हनी है वो हनी है। इनकी आपस में कोई रीज नहीं है और कोई वैसा नहीं बन सकता। हाँ, ये नहीं आप कह सकते कि इनसे कोई बड़ा नहीं बन सकता, बड़े भी बन सकते हैं। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि यार सब प्यार से रहो, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। दोनों इतने बड़े हैं, अगर दोनों 2-3 गाने कोलैबोरेशन में करें तो इंडस्ट्री को हम कहाँ पे ले जाएं। आप भी ये अच्छा मैसेज दिया करो सबको कि यार एक दूसरे को प्यार करो। और जो सोशल मीडिया पे ये वॉरें चलती हैं उसको भी खत्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे सर, जॉनी यस पापा तो सुना था, तो ये छिंदा नो पापा कैसे टाइटल से रिलेट करता है? सर जॉनी था वो यस पापा वाला था। यस। ये हमारा जो छिंदा है ये नो पापा वाला है। हाँ जी। ये फिल्म में हर चीज को बोल देता है नो, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों ऐसा करूं। मैं जब इसको कोई चीज बोलता हूं तो ये नो बहुत करता है। तो इसलिए फिल्म का टाइटल हमने रखा छिंदा नो पापा। और एक हमेशा जब हम टाइटल रखते हैं किसी भी फिल्म का, तो हमें होता है कि यार इजी टाइटल हो कि आपको फटाक से याद हो जाए। अब जो सुनता था ना छिंदा नो पापा, उसको एकदम याद हो जाता था, अच्छा वो रिलेट करता था जॉनी यस पापा, अच्छा छिंदा नो पापा, है ना। तो वहां से आया, तो इसलिए रखा है। और फिल्म जब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इसमें रिलेट करता है, क्योंकि अपने पापा के साथ इसके जो विचार हैं वो मिलते नहीं है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ समटाइम वी ब्लेम आवर किड्स। तो जिस बच्चे को मैं पंजाब से लेके कनाडा में पहुंच गया, अब मैं उसको बोलता हूँ कि कनाडा में रह के पंजाबी बन, तो वो कहता है कि मुझे लेके क्यों आए हो यहाँ पे। रीजन क्या है कि मेरे आस पास मेरे दोस्त, मेरा ये कुछ, मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, मेरी नेशनलिटी एवरीथिंग तो कैनेडियन है। तो अब आप बोल रहे हो, तो वो एक जो हमारे मन में, क्योंकि मैं एक टिपिकल पंजाबी बंदा हूँ, मैं पंजाब से बाहर निकल जाता हूँ, वहां चला जाता हूँ, बट पंजाब मेरे से नहीं निकलता, वो मेरे अंदर है यहाँ पे। सो उस चीज के लिए अब मुझे हमेशा होता है कि यार इनके भी अंदर पंजाब रहे, कि यार पंजाब नहीं जाना चाहिए। तो कई जगह पे आपका बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो वो चीजों को समझाने के लिए, बताने के लिए कई बार हमारी लड़ाई होती है, फिल्म में कई चीजें होती हैं। तो मैं इसको बताता हूँ पंजाब में जो गेम्स है वो कैसी है, पंजाब में वैसे आप इसमें कुछ और खेला है, इसको लगता है कि वो अच्छा है। सो वो चीजों पे बनाए। तो सर कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो विदेशों में बच्चों को लिबर्टी मिली है वो ठीक है, या जो इंडिया में कल्चर चलता आ रहा है वो ठीक है? हम उधर बैठे 2 घंटे में सुनाता हूँ आपको वो तो पूरी फिल्म ही होगी। फिर यही तो आपने देखना है, आप देखो, आप बताओ और लिखना कि कैसी फिल्म है, बताना। आवाज आ रही है, बोलो। अब जैसे एक कुम्हार होता है, मटका बनाता है ना, तो अंदर से तो प्यार से और ऊपर से बहुत जोर से थपकी मारता है मटका बनाने के लिए। ये हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों की बात जब आती है और ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो क्या ये कानून कनाडा में ठीक है या यहाँ पर भी उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कुछ? सर आप ये बताइए कि बच्चों को, आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनको मारना चाहिए? नहीं, मैं आपसे तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको पता है। मैं तो फिल्म बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो। मैं पहले ही आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि आप कंक्लूजन लिख दोगे उसका। देखो मैं वैसे, अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट पूछते हो, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ये मेरा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा चाहता है कि मैं अपने बच्चे को मारूं। जब मैंने पहले भी बोला कि बच्चे को पेरेंट्स क्यों मारते हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि यार बच्चे को ये चीज समझ ही नहीं आ रही, वो फटाफट अपना उनका अग्रेशन या उनका गुस्सा बढ़ जाता है, तो इसके चक्कर में मारते हैं। और दूसरा क्या है, जो थप्पड़ वाला फॉर्मेट है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। आपने बच्चे ने एक गिलास तोड़ा, आपने उसको थप्पड़ मारा, बच्चा एक सम से डर गया और 30 सेकंड में कहानी खत्म। अगर आप बच्चे को समझाने लगोगे कि बेटा ये गिलास नहीं तोड़ना था, वो बोलेगा क्यों बेटा, ये बहुत महंगा था, इतने पैसे लगे थे, पापा कल मम्मा ने भी तो तोड़ दिया था। अब उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, आपके भी 25, उसमें टाइम जाएगा।
आज की डेट में किसी के पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि आपने भी बैठ के वो फोन पे रीलें देखनी होती है, सो पेरेंट्स आर बिजी। सो उसके लिए हमें थप्पड़ वाला रास्ता है जो इजी लगता है, जो कि टेक्निकली मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि गलत है। बट हमने फिल्म में सब चीजें दिखाई है। फिल्म में हमने ये नहीं दिखाया कि जो पेरेंट्स आपको मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि वही गलत है। हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि अगर आज की डेट में बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं तो वो ना हो, वो एक दूसरे के पास है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो दिखाया है। Hi Deepti, hi Shanti. Hi. So as a father-son duo, what was one of the toughest scenes to shoot on the set? Our toughest scene, I think the toughest scene is एक सीन सी जिथे पापा ने मैनू बहुत डांटना सी ते मम्मा भी सैट दे ऊपर सी ते पापा ने डांटिया ते मम्मा तां रोन लग गई। मम्मा कहंदे इदां कदी नहीं डांटिया तुसी ते ਉਹ टफ सीन सी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਦੀ टफ सी, मैं बस फोन ही देख रही सी पर yeah I think that was a tough scene. Thank you so much. तो मेरा क्वेश्चन है कि जब पेरेंटिंग की बात आती है तो मतलब एक मॉम के साथ एक पर्सनल कनेक्ट होता है, लेकिन फादर के साथ लड़के अपने कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस मूवी से आपको क्या लगता है कि ये चीज चेंज होगी मूवी देखने के बाद? एक्चुअली तो ये होनी चाहिए, एक्चुअली होनी भी चाहिए। और मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं मानता हूँ कि अब मेरे बच्चे भी ज़्यादा क्लोज अपनी माँ के हैं, तो उनको ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है, जी 16 नाउ, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का रहता है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ। मैं अक्सर तौर पे मैंने पहले डिस्कस किया था कि यार बच्चे ना जब बड़े होते जाते हैं तो वो अपने बाप को हग वग करना बंद कर देते हैं, है ना। तो उसको वैसे कडल नहीं करते जैसे रेगुलर रूटीन में होता है। तो वी मिस दैट, क्योंकि मुझे होता है कि यार ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में था जब मेरे फादर चले गए थे, तो मैं बहुत मिस करता था। आज तक वही चीज़ को करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार अब जब मेरे बच्चे हैं तो मुझे वही मोमेंट्स कई बार याद आती हैं जो अपनी छोटे होते थी। तो मुझे हमेशा रहता है, मैं अपने बड़े बेटे को ना बहुत सी ऐसी चीज़ें बैठ के डिस्कस करता हूँ, उसके साथ बातें करता हूँ ऐसी कि ये होना चाहिए। एक दिन इसीलिए मुझे इंटरव्यू में ऐसे बात करते करते बताया कि पापा आपको पता है कि बड़े बेटे का नाम एकम है, कि एकम के फ़ोन के ऊपर अलार्म सेट किए हुए हैं। जैसे 7 बजते हैं तो उस पर अलार्म बजता है कि गो हग पापा, है ना। तो 9 बजते हैं कि डू सेट विद पापा, है ना, टॉक टू हिम, है ना। तो वो आता है रेगुलर। तो मुझे क्या है, चाहे वो वैसे आता है उसमें आता है, बट जब हम टाइम स्पेंड करते हैं ना तो हमारी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी प्रॉब्लम सम टाइम क्या होती है, मुझे जो लगता है कि हम बच्चे को समझाना चाहते हैं, उसको समझना नहीं चाहते। तो समझना बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। अगर अब ये है, इसके कई फेवरेट कार्टून हैं, क्या नारुतो देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका दोस्त बनूँ ना, मुझे नारुतो से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मुझे उसके साथ आप प्ले स्टेशन खेलते हैं, कई बार करते हैं, मैं साथ में जाके बैठता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता, मैं हार जाता हूँ 1 मिनट में। तो आपको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। बास्केटबॉल में इसके चक्कर में खेलने लगा हूँ, मुझे बास्केटबॉल का कुछ नहीं आता, तो इनके साथ खेलता हूँ। अब मैं खेलने भी लग गया थोड़ी थोड़ी। तो वो एक जेन्युइन आपका, क्योंकि हर चीज़ में ना आप टाइम नहीं स्पेंड करना, इमोशन आना चाहिए। जब इमोशन कनेक्ट नहीं होता, आप टाइम ही स्पेंड कर रहे हो कि यार आपके मुझे आधा घंटा बैठना है, उसका कोई फायदा नहीं। इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। जी भी भाजी फिल्म के पीछे बनाने का कंसेप्ट की है, किस तरह ਤੁਹਾਡੇ मतलब दिमाग से आया, थोड़ा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ में कुछ शेयर करना भाजी मेरे तो आया ही नहीं दिमाग च, ते राइटर ਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸਬਜੈਕਟ ਸੁਣ ਕੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿ ਸਮਹਾਉ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 5-4 ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਹਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਟਾ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਆਪਣਾ। जो आपका और पंजाबी मूवीज का जो कॉन्सेप्ट है, डे टू डे लाइफ दिखाना कि कैसे घर में होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, बच्चे कैसे सफ़र करते हैं, उस तरह की चीज़ें बॉलीवुड मूवीज़ में कहीं ना कहीं नहीं देखी जाती, क्योंकि आपकी मूवी है पंजाबी।
तो हिंदी बेल्ट के लोग शायद हो सकता है उनको पंजाबी ना समझ में आए या उतना कनेक्ट ना कर पाए, तो क्या हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए भी आप कुछ ऐसी मूवीज करेंगे और आगे कुछ ऐसे सोशल मुद्दों पर मूवी बनाने के और प्लान? देखिए, मुझे तो ऐसे लगता नहीं है कि अगर कोई हिंदी बेल्ट वाला इसको देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। वो सब अगर मुंडिया नु चढ़ती ठारी 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 होती हिट में मजानी कोई तो लग रही थी तो कितना देसी है, क्या ठारी ठारी उनको क्या समझ आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं कई बार लोगों को मिलता हूँ इधर उधर, कई बार मुझे लोग एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, प्लेन में मिल जाते हैं और बड़ी खुश हो गया होते हैं, भाजी हमने कैरी ऑन जट्टा 100 बार देखी है हमारे ऐसे। तो अगर उनको वो सारी बात हिंदी में बोल रहे हैं, सब कुछ हिंदी में कर रहे हैं, तो उनको कैसे समझ आएगी? उनको समझ आएगी, क्योंकि जो सिनेमा है ना, म्यूजिक है, फिल्में हैं यार, ये इमोशन है, उनका लैंग्वेज का कोई लेन देन नहीं है। हम बैठे कोरियन फिल्में देख लेते हैं, कई बार हमें सबटाइटल नीचे सबटाइटल इंग्लिश में चल रहे होते हैं, ना हमें कोरियन समझ आती है ना इंग्लिश समझ आती है, फिल्म हमें पूरी समझ आती है। कैसे? हमें पता चल रहा है कि यार क्या है। हम मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली ऑडियंस को समझ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैरी ऑन जट्टा 3 जिस दिन रिलीज हुई थी, तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लड़ रहा था कि यार इतनी अच्छी फिल्म है, सब जगह सोल्ड आउट है, हमें चेन्नई लगाने की क्या जरूरत थी कि वहां पे अगर ऐसे आ गया कि खाली पड़ा है। तो आपको बताऊं, वहां पे पहले दिन पता नहीं शायद 10, 15, 20 शो थे, नेक्स्ट डे ट्रिपल से भी ज्यादा शो थे, सबके सब सोल्ड आउट, एक भी टिकट नहीं थी 2 हफ्ते के लिए। तो कहां से लोग बैठे चेन्नई में देख रहे हैं फिल्म? क्या था कि फिल्म जब राइट है तो सब देखते हैं। एक लास्ट सवाल कौन सा? हाँ ठीक। पाजी, आप एक बेहतरीन कलाकार के साथ एक रॉक स्टार भी इंडस्ट्री में, तो शिंदा जी भी बेहतरीन कलाकार तो बन गए हैं, रॉक स्टार आगे बनने वाले हैं, मतलब म्यूजिक का अगर कुछ 1-2 लाइन? ऑलरेडी रॉक स्टार। ये सब चीजें अपनी मर्जी से करता है। ये पीछे जब ये कर रहा था वो हौसला रख, तो वहाँ पे बैठा होता था, तो ये वो एक कॉफ का आती थी आइस कैप, वो कॉफी सी, तो बहुत पीता था, तो दिलजीत के साथ वहाँ पे होता था, तो इसने एक गाना लिख लिया वहाँ पे। तो मेरे को आया कि मैंने गाना लिखा है, मैंने दिलजीत भाई को सुनाया, वो कहते बहुत अच्छा है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, उसको रिलीज भी कर दिया। तो फिर मैंने इसको पूछा कि तूने सिंगर बनना है? कहता नहीं, वो तो वही के लिए था कि बस और कुछ नहीं करना मैंने। तो फिर ये करने लग गया। तो अभी तो इसका फॉर्मेट है कि मैंने गेम खेल ली है ना, तो अभी हम इसको ज़्यादा ऐसे नहीं, क्योंकि 1-2 साल बाद इसकी फिल्म आती है कभी, है ना, तो अभी तो वो छोटा है बहुत। क्योंकि मुझे हमेशा ये है कि इसका जो बचपन है, जो इसके फ्रेंड्स हैं, जो इसकी पढ़ाई है, स्कूल है, वो रेगुलर होना चाहिए, वो थोड़ी वापस आना है काम। ये तो फन के लिए करता है, अभी फन है। आज एक लाइन सुना दो ना, बस एंड करते हैं फिर कौन लास्ट है सर। ना कर लड़ाइयां दवा दहाइयां छड़ दे यार से आपा, ओ चिंदा चिंदा ओ चिंदा चिंदा कल मेरी मन ले नो पापा, ओ चिंदा चिंदा नो पापा।